नमस्कार, आपका स्वागत है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पिछले 24 घंटों में आज दूसरी बार प्रधानमंत्री आवास पर इस समय बैठक चल रही है, जहां पर पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह मंथन कर रहे हैं कि इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कमान किसे सौंपी जाए। आज दिन भर संसद भवन में मेल मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। जो सांसद विधायक चुने गए हैं उनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। उसके बाद जेपी नड्डा इन सभी सांसदों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे और बाद में सभी सांसदों ने इस्तीफा भी दे दिया। आपको बता दें कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो गतिविधियां चल रही हैं, इसमें यह बात भी कही जा रही है कि पार्टी इन तीनों ही राज्यों में नए चेहरों को मौका दे सकती है, यानी शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और रमन सिंह। इनके बजाय इन तीनों ही राज्यों में नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, यानी पार्टी की जो कमान है वो एक नई पीढ़ी को सौंपी जा सकती है। बीजेपी की इस पूरी कवायद का मकसद ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन रहा है 100% करीब सीटें जीतने का, वो दोहराया जाए। तो इसी के लिए पूरी कवायद चल रही है। इस बीच बीजेपी मुख्यालय पर भी एक बैठक हो रही है, जहां पर कि बीजेपी महासचिवों के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की यह मुलाकात चल रही है और ये संगठन से जुड़े जो विषय हैं इस पर चर्चा खास तौर से हो रही है। साथ ही 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं इस पर भी एक रिपोर्ट प्रभारी महासचिव पार्टी अध्यक्ष को सौंपेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं, रवि संजय शुक्ला बीजेपी मुख्यालय पर और साथ ही हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं। हर्षा, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। आज जिस तरह से एक के बाद एक तमाम वो सांसद जो विधायक चुने गए हैं उन्होंने अपने इस्तीफे लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिए, अब वो पूरे 5 साल तक विधायक रहेंगे, राज्य की राजनीति करेंगे। ये बीजेपी ने एक नया प्रयोग इस बार किया था। अब लेकिन सवाल वही है जो कल भी हमने पूछा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और इसी को लेकर के आज यहाँ पर दूसरी बार लगातार मंथन चल रहा है। आप वहां पर क्या सुन रही हैं, क्योंकि हमने कल ये भी सुना था कि विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। देखिए, हम यहाँ पर हैं बीजेपी ऑफिस में और यहाँ पर अरुण सिंह जो चंद्रशेखर है जो प्रभारी है और राजेंद्र राठौड़ के बीच में एक मीटिंग चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो चर्चा है वो ये है कि शायद कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्टेबल फेस को चुना जाएगा। जैसे ओम माथुर है, ओम माथुर पहले बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और फिर वो छत्तीसगढ़ में भी एक तरह से वो संगठन से इन द सेंस कि उन्होंने पूरा बैकरूम से उसको संभाला। ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द विक्ट्री इन छत्तीसगढ़, जो प्रभारी रहे हैं। तो उनके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं और एक उनका भी नाम चल रहा है यहाँ पर, खासकर राजस्थान में। हम ये भी सुन रहे हैं कि 2 डेप्यूटी सीएम्स का भी फॉर्मूला लेकर आ सकती है बीजेपी, जहाँ पर दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा के नाम हम सुन रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको साधने के हिसाब से हैं। वसुंधरा राजे अगर नहीं होती हैं तो फिर ये नाम है, और ओम माथुर ऐसे व्यक्ति हैं जो वैसे भी मतलब सब फैक्शंस को एक्सेप्टेबल रहेंगे। लेकिन जो दूसरी बात है जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ एमएलए से ही चयन होगा, यहाँ पर इस तरह से मर्मर्स या जो भी है नहीं यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी नाम चल रहे हैं, जैसे सुनील बंसल का भी नाम है, अर्जुन राम मेघवाल जो सारे मंत्री हैं उनके भी नाम आ रहे हैं सामने, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, एक टाइम में तो ओम बिरला जी का भी नाम चला था। तो ये सब नाम अभी भी चर्चा में है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि क्या हो रहा है हमको नहीं पता रहेगा। दिल्ली में ही 2 लोग जानते हैं। जी बिल्कुल, यही बात है कि दिल्ली में 2 लोग जानते हैं और उन्हीं 2 लोगों की जो बैठक चल रही थी 7 लोक कल्याण मार्ग पर, वो बैठक समाप्त हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह वहां से निकल गए, ये हमें जानकारी मिली है। और आपको ये भी बता दें कि सीक्रेसी जो है वो और प्लस सरप्राइज, 2 चीजें होती है, सीक्रेसी और सरप्राइज। ये 2 रणनीति पर काम होता है। जो नाम चल रहे होते हैं अमूमन ऐसा होता है कि उनमें से किसी को कुर्सी ना मिले, ये भी हमने देखा है कि इस तरह की बात हुई है। तो इस लिहाज से देखने की बात होगी कि किसको कुर्सी दी जाती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि संजय शुक्ला भी बीजेपी मुख्यालय से जुड़ गए हैं। रविश, एक तरफ जहां पर कि ये कवायद चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की महासचिवों के साथ बैठक चल रही है, जो जाहिर सी बात है कि संगठन से जुड़े विषयों पर 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर है। इसके बारे में आप क्या सुन रहे हैं, क्या एजेंडा है इस बैठक का और क्या क्या इसमें चर्चा हो सकती है?
आज देखिए बिल्कुल अखिलेश जी, क्योंकि अभी 2 घंटे हो गए हैं इस बैठक को शुरू हुए, और इसमें यही है कि जो 3 राज्यों में खास तौर पर जो बीजेपी चुनाव जीती है, उसकी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर में चर्चा हो रही है। कहाँ पर हमने अच्छा किया, कहाँ पर हमने संगठन में कहाँ कोई कमी रह गई, उस पर भी चर्चा चल रही है। अभी 2-3 लोग जो मीटिंग में जा रहे थे उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा सर क्या लग रहा है, चर्चाएं बहुत हो रही हैं मुख्यमंत्री के बारे में। तो उन्होंने कहा देखिए ये सब आप लोग मीडिया में ये सारी चर्चा चल रही है, लेकिन डिसीजन जिसको लेना है उसके बीच में बैठक चल रही है, और जो डिसीजन लेना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जरिए आना है। तो निश्चित तौर पर इस बैठक में कहीं ना कहीं जो इन राज्यों में जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं जो है चर्चा हो रही होगी, लेकिन ज्यादा चर्चा जो है वो संगठन के स्तर पर हो रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री ये बोल चुके हैं कि इस बार जो है वो कास्ट को नहीं बल्कि क्लास को तवज्जो दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी, आदिवासी युवाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इस चुनाव में क्या नतीजे रहे और उन नतीजों में इन लोगों की क्या भूमिका रही, इस पर भी चर्चा चल रही है। तो अभी जब बैठकें खत्म होंगी तब और ज्यादा जानकारी सामने आएगी, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं इस बैठक को चले हुए, और अभी फिलहाल ये बैठक चल रही है। अभी बीच में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी आए हुए थे, उनकी भी शायद मुलाकात अभी थोड़ी देर के बाद में जेपी नड्डा से हो। जी हाँ, और जो महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय महासचिव, वो भी अपना विधायक का चुनाव जीत गए, वो भी आज इस बैठक में शामिल है रवीश। और बताया गया कि जब आज वो बैठक में आए तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया, उन्हें जीत के लिए बधाई दी। बाकी सारे जो पार्टी के महासचिव थे उन्होंने भी बधाई दी है, और वो भी एक बड़े दावेदार हैं मध्य प्रदेश में कुर्सी के। तो ये रविशंकर शुक्ला हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि वहां पर बीजेपी मुख्यालय पर इस समय पार्टी के महासचिवों की बैठक चल रही है और संगठन से जुड़े विषयों पर इसमें प्रमुखता से चर्चा होनी है। इस बीच आज संसद भवन में भी एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस चुनाव में, इन 5 राज्यों के चुनाव में 21 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। इनमें कई केंद्रीय मंत्री भी थे। इनमें एक केंद्रीय मंत्री जो है फग्गन सिंह कुलस्ते, वो अपना चुनाव हार गए, लेकिन 21 में से 12 सांसदों ने जीत हासिल की। 9 सांसद जो उनमें केंद्रीय मंत्री वो चुनाव अपना हारे। इन सभी 12 सांसदों से कहा गया है कि अब आप केंद्र की राजनीति छोड़ दीजिए, राज्य की राजनीति कीजिए। इनमें से 10 सांसदों ने, जिनमें कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ये केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, फिर पीएम मोदी से मिले और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर अपना अपना त्यागपत्र सौंप दिया। इनके नाम बता देता हूं: नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक, राव उदय प्रताप सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, गोमती साय और अरुण साव शामिल हैं। 2 जिनमें सांसद है बाबा बालकनाथ और रेणुका सिंह, वो आज अभी इस्तीफा नहीं दे पाए। बताया गया कि वो कहीं अपने अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, लेकिन कल आकर वो इस्तीफा दे देंगे। इनमें आपको बता दें कि कई ऐसे भी चेहरे हैं जो अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और ये भी जानकारी दी जा रही कि इनमें जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, जिनमें कि रेणुका सिंह हैं, प्रहलाद पटेल हैं और नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी मंत्रिपरिषद से जल्दी ही इस्तीफा दे सकते हैं। अपनी पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा से त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मंत्री पद से भी आप हाँ, निश्चित रूप से मैं अभी कुछ देर बाद मंत्रिपरिषद से भी इस्तीफा दूंगा। लोरमी विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी के रूप में विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मुलाकात हुई और उनसे सहमति लेकर और फिर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा अध्यक्ष को जाकर अपना इस्तीफा सौंपा है। बड़ा अनुभव इस सदन में पाया है। निश्चित रूप से उसका लाभ सार्वजनिक जीवन में मुझे मिलेगा।
बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जहां पर रेवंत रेड्डी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार पहली बार बनी है। जब से इस नए राज्य का गठन हुआ था तब से के चंद्रशेखर राव ही यहां पर मुख्यमंत्री का काम देख रहे थे। ये शपथ ग्रहण समारोह कल दोपहर 1:04 पर हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में किया जाएगा। शपथ लेने से पहले रेवंत रेड्डी आज दिल्ली में थे। यहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। वे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मिले। कांग्रेस आलाकमान ने तेलंगाना के कई वरिष्ठ नेताओं की दावेदारी को नकारते हुए रेवंत रेड्डी के नाम पर कल मोहर लगा दी थी। माना जा रहा है कि 2 या 3 दावेदारों को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इनमें भाटी विक्रमार्क, कोंडा सुरेखे और शब्बीर अली का नाम चर्चा में चल रहा है। अब बात कर लेते हैं नोटा की। इन चुनाव में नोटा ने एक बार फिर अपना जबरदस्त असर दिखाया है, खासतौर से मध्य प्रदेश में, जहां पर प्रतिद्वंदी से, जो निकटतम प्रतिद्वंदी से हार हुई है, उनका जो अंतर था उससे कहीं ज्यादा वोट नोटा को पड़े। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो निवृत्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो तो ये मांग भी कर चुके थे कि नोटा को खत्म ही कर देना चाहिए। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत से 2 सीटें दूर थी, बीजेपी 7, क्योंकि 13 सीटों पर नोटा ने हार जीत का खेल तय किया। 2023 में 15 से ज्यादा सीटों पर नाराज मतदाताओं ने किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। मध्य प्रदेश में 77.15% मतदान हुआ, लेकिन 0.98% मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। 2013 में यह आंकड़ा 1.90%, 2018 में 1.42% था। शाजापुर सीट से बीजेपी के अरुण भीमावत ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री हुकुमचंद कराड़ा को 28 वोटों से हरा दिया। यहां नोटा में 1534 मत गए। कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा में 870 वोटों से हार गए। वहां नोटा के पास 2375 वोट आए। राजपुर से 5 दफे कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन 890 वोटों से जीते। वहां नोटा को उनसे ज्यादा 1683 वोट मिले। कांग्रेस बीजेपी से लोकतंत्र के लिए दुखद मानते हैं और एक दूसरे पर दोष मढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 101 सीटों पर 50% या उससे अधिक वोट मिला है। बाकी शेष सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 40 से 50% के बीच मत मिले, तो कुल मतों के 50% से अधिक मत यदि भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हो और कांग्रेस को 15-20 सीटों पर नोटा से कम मत मिल रहे हो, तो दोष किसका? कांग्रेस का कि भाजपा का? दोष कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों का, भ्रष्टाचारी नीतियों का, परिवारवादी नीतियों का, और जिम्मेदार भाजपा। अभी भी कांग्रेस यदि समझने को तैयार नहीं है तो जनता और धरातल में लेकर जाएगी कांग्रेस को। तो ये चिंता का विषय है और इसके जिम्मेदार हम मानते हैं, हम सब हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदार वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में थी। और नोटा का इस तरह से बढ़ के ऊपर आना हर राजनेता को, राजनीतिक दल को चिंता में डालता है और उसको चिंतन मंथन करना भी चाहिए। लेकिन हमारा वोट शेयर पूरा वही है जो पिछली बार था, तो हमारा वोट शेयर तो नहीं हिला। बीजेपी का बड़ा ज़रूर है, पर कहाँ से ये नोटा की तरफ गया, ये एक सवाल सबके लिए है और सब इसके ऊपर चिंतन मंथन कर रहे हैं। ये भी आंकड़े गौर करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जनता दल यू ने 10 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, उसे मात्र 0.02% वोट मिले और 9 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आपने भी 70 उम्मीदवार उतारे, उसे भी 0.53% वोट मिले, नोटा से लगभग आधे। अगर नोटा कोई राजनीतिक दल होता तो आम बोलचाल की भाषा में उसे वोट कटवा कहते, यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल ये बात तंज में कही गई, लेकिन कम से कम मतदाता के पास एक विकल्प तो है राजनीतिक दलों को ये बताने का कि उसने जिन उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी है वो उसे पसंद नहीं है। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।